हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है उत्तराखंड जो पटवारी और जो आपका सम्मिलित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा वाला जो आपका री एग्जाम होना है उसके जो आपके यूके ट्रिपल एससी द्वारा नए पैटर्न पर पेपर बनाया जा रहा है उसका आपका एक मॉडल पेपर है जो हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के बनाया है। ये आपके लिए काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। तो ये जो आपका पेपर है उसमें हमने वही पैटर्न अपना रखा है जो यूके ट्रिपल एससी अपना रहा है। इनकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, हम लगातार आपके लिए ये वीडियो लाते रहेंगे तब तक जब तक एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है। और जो लोग कनिष्ठ सहायक की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कैलेंडर में मई में दे रखा है उनके लिए तो ये काफी किफायती है, क्योंकि लंबा समय है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे तो उनको इसका काफी लाभ मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं। पौरव राजवंश से संबंधित पदाधिकारियों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पौरव राजवंश के कुछ पदाधिकारी दे रखे हैं और उनका आपका दूसरी तरफ उनका नाम दे रखा है। तो इसमें जो लेखक होते थे, लेखकों को दीवर कोट कहा जाता था, और जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचरों के लिए कटकू शब्द आया है। जो आपका जो पौरव राजवंश है उसमें वैसे कटकू सेना के लिए भी प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में। और जो आपका महाअंग रक्षक होते थे उन्हें प्रतिहार कहा जाता था, प्रांतीय अधिकारी को भौतिज्ञ कहा जाता था। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसमें बी सही आंसर होगा इसका। बाकी ये जो पौरव राजवंश है इसका थोड़ा बहुत एक संक्षिप्त जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमने इसके तथ्य में लिखा है। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव राजवंश से था। यह ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। इस ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश में 5 शासक हुए थे। वीणेश्वर स्वामी पौरवों के क्या रहे हैं, ईष्ट देवता रहे हैं, इसीलिए इनकी जो आपके वीणेश्वर स्वामी जो आपके शिव से संबंधित हैं उनको इनका इष्ट देवता माना गया है। पौरव राजवंश में संचित भूमि को केदार और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। पौरव राजवंश में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था जिसे भाग कहा जाता था। यह आपका गुप्त काल में भी भागी कहलाता था। इस काल में भूमि माप की 3 प्रणालियां द्रोणवाप, कुल्यावाप और खीरावाप प्रचलित थी। तो ये जो आपका पौरव राजवंश है जो हमारे उत्तराखंड में ठीक कुड़िंद राजवंश के बाद और कत्यूरों से पहले आपके इस क्षेत्र में शासन करने का उल्लेख मिलता है, जो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र था उत्तराखंड का। तो उसके विषय में ये जो जानकारियां मिली हैं उनके ताम्रपत्रों से मिली हैं, बाकी तो उनके बारे में जानने के बहुत सारे स्रोत हमारे पास है नहीं। अगला, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 कब लाया गया था? तो उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 फरवरी 2023 में लाया गया था। इसका सही आंसर ए होगा, फरवरी 2023, ए इसका सही आंसर है। ये जो आपका अधिनियम है प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, एग्जैक्टली ये था किसके लिए? हमारे प्रदेश में लगातार हो रहे जो आपके नकल और जो पेपर लीक की घटनाएं थी उनको लेकर के प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए ये आपका लाया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्य में नकल विरोधी कानून 10 फरवरी 2023 से लागू हो गया। नकल विरोधी कानून, इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। हालांकि उसके बाद भी पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी हो ही गई, आपको पता है। इस कानून के तहत सजा के प्रावधान के रूप में नकल और धोखाधड़ी करने वाले दोषियों के लिए आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक का आपका जुर्माना तय किया गया है। नकल विरोधी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश में 1992 में हुआ था। उत्तराखंड 2023 में लेकर के आया 10 फरवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2025 का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र है? महक क्रांति, उत्तराखंड आपका महक क्रांति जो है वो सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने से है। सुगंधित फसलें मतलब जिनसे आपके विभिन्न तरह के सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, फ्रेंड आपके जो सेंट हैं, डिओड्रेंट हैं या कॉस्मेटिक्स में प्रयोग किया जाता है, उनके लिए उत्तराखंड में काफी मात्रा में रॉ मटेरियल फूलों के और विभिन्न तरह के आपके जड़ी बूटियों के रूप में उगाए जाने की संभावना है। उसी के लिए महक क्रांति लाई गई है। देखो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। ये आपका इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके माध्यम से
महक क्रांति से किसानों को नर्सरी और प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब जैसे किसी की नर्सरी स्थापित करने में 10 लाख रुपए का खर्च आ रहा है तो 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार देगी। इस नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा 1127 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में किया जाना है। इसके तहत राज्य में सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु निम्नलिखित जनपदों में एरोमा पार्क यानी कि सुगंधित आपका वैलियां स्थापित की जा रही है। इसमें मिंट वैली उधम सिंह नगर में, तिमूर वैली पिथौरागढ़ में, लेमन ग्रास वैली पौड़ी में, सिनामन वैली चंपावत और नैनीताल में और डेमस्क रोज वैली चमोली और अल्मोड़ा में। तो इतनी आपकी एरोमा वैलियां यहाँ पर स्थापित की जानी है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टैक्स गोरखाकालीन नहीं है? तो इसमें टांट कर बुनकरों पर लगाया जाता था, ये भी आपका गोरखों का लगाया कर था, लगता था उस समय भी। बहता कर भी गोरखे लगाते थे, जो छिपाई गई संपत्ति होती थी उस पर। टीका भेंट भी ये लगाते थे शादी ब्याह के, उसमें ये भी कर था। पौन टूटी कर गोरखों का नहीं, ये पवारों का, गढ़वाल के पवार जो आपके शासक हैं उनका कर है पौन टूटी, जो आपका वहां पर व्यापार करने वाले आयात और निर्यात पर लगता था। तो इसमें हिंदू भोटिया बुनकरों पर टांट कर लगाया जाता था। बहता कर छिपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर था। शादी ब्याह के समय लिया जाने वाला कर आपका टीका भेंट कर था। ये 3 के 3 गोरखाकालीन है। पौंड टूटी कर गढ़ राज्य में लिया जाने वाला एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। तो ये गोरखाकालीन नहीं है बल्कि पवारों का है ये कर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप टिहरी में कीर्ति शाह द्वारा किसान बैंक की स्थापना की गई थी? टिहरी में जो किसान बैंक की स्थापना हुई थी वो खास पट्टी वन आंदोलन के बाद हुई थी। ये जो आपका इसका बी आंसर सही है। तो इसमें देखो, खास पट्टी वन आंदोलन 1907 में लाए गए भूमि बंदोबस्त के विरोध में हुआ था। किसानों की बहुत सारी आपकी समस्याएं इसमें उजागर होकर के आई थी, जिसमें से एक समस्या किसानों को नकदी की थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टिहरी में आपका क्या बनाया गया था? टिहरी में आपका किसान बैंक स्थापित किया गया था कीर्ति शाह के समय में। अगला, भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को पहला स्थान मिला है? छावनी में जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं यानी कि आर्मी प्रशासित एरियाज होते हैं, उनमें उत्तराखंड में जो पहला स्थान मिला है 9 छावनियों में से आपके लेंसडाउन छावनी, अब जिसे जसवंतगढ़ छावनी कहा जाएगा, लेंसडाउन छावनी को मिला है पहला स्थान। ये देश की सभी छावनियों में 17वें स्थान पर रहा है और उत्तराखंड में पहले स्थान पर। उत्तराखंड में दूसरा स्थान रानीखेत छावनी को मिला है। आपको पता है ये जो लेंसडाउन छावनी है वो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है और जो रानीखेत छावनी है वो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। और तीसरे स्थान पर रुड़की छावनी मिली है जो आपका बी बंगाल इंजीनियरिंग का मुख्यालय है। तो ये जो आपके 3 हमारी 9 छावनियों में टॉप 3 स्वच्छता के मामले में लेंसडाउन पहले, दूसरे स्थान पर आपका रानीखेत और तीसरे, ये केवल कैंटोनमेंट का है, अन्य शहरी क्षेत्रों में ये शामिल नहीं होती, इनकी अलग गणना है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर लेंसडाउन का स्थान 17वां आया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल में किस एक का कार्यकाल सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका मेहरबान सिंह नेगी 2002 से 2007 तक रहे, ठीक है। यूके उनियाल 2012 से 16 तक रहे, ये भी सही है। बीएस नेगी 2016 से 17 तक रहे, ये भी सही है। तो सभी के कार्यकाल सुमेलित है। एसएन बाबुलकर हैं वर्तमान में। ये जो आपका इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, ये सभी सुमेलित हैं। और इसमें आपका दिया गया है अन्य तथ्य, देखिए ये जो आपका महाधिवक्ता होता है आपको पता है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, यानी कि कानूनी सलाहकार होता है, जिसको आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि कानूनी सलाहकार होता है, जो राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में आपके राज्य सरकार पर होने वाले केसों की पैरवी भी करता है, मतलब सरकार का वकील के तौर पर काम करता है। महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष न्यायिक कार्य से जुड़ा है, मतलब हाईकोर्ट का वकील, हाईकोर्ट का जज होने के लिए जो योग्यता है, सेम वही योग्यताएं आपके महाधिवक्ता बनने के लिए होते हैं। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता। हर कार्यवाही में वो उपस्थित हो सकता है क्योंकि उसे जानने का हक है कि कानूनी दावपेच कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं।
उत्तराखंड में लागू संशोधित भूकानून में किन दो जिलों को शामिल नहीं किया गया है? जो हाल ही में भूकानून आया है उसमें आपका इसमें एक तो हरिद्वार शामिल नहीं है और एक उधम सिंह नगर शामिल नहीं है। इन दोनों को शामिल नहीं किया, बाकी 11 जिनमें पर्वतीय क्षेत्र आता है सभी जिले शामिल किए गए हैं। भूकानून जो हाल ही में लागू हुआ है उससे संबंधित कुछ तथ्य हुए। देखिए, राज्य गठन के बाद वर्ष 2002 में पहला भूकानून एनडी तिवारी सरकार लेकर के आई थी। इसमें 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। 500 वर्ग मीटर मतलब 200 वर्ग मीटर का क्या होता है? एक नाली होता है। 200 वर्ग मीटर बराबर एक नाली। अगर हम नाली में मापे, क्योंकि हमारे पहाड़ में नाली बहुत प्रचलित है, तो 500 वर्ग मीटर मतलब 2.5 नाली, 2.5 नाली तक की भूमि खरीदी जा सकती थी। एनडी तिवारी जो कानून 2007 में खंडूरी ने इस पर थोड़ा बहुत संशोधन करके इस सीमा को आधा कर दिया, यानी कि 2.5 ये आपका 1.25 नाली कर दिया, 2.5 से 250 वर्ग मीटर। 2018 में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन करके भूमि की अधिकतम सीमा की खरीद को समाप्त कर दिया था, जिसका मुख्य कारण था यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलाने में जो दिक्कत हो रही थी उनको भूमि देने में, उसको आपका बाधा मानते हुए इसको हटा दिया गया था। जिसके बाद उत्तराखंड में इसका भारी विरोध हुआ और उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने यहाँ के लिए सशक्त भूकानून की मांग करी और उसके बाद जुलाई 2021 में भूकानून को लेकर के सुभाष कुमार जो तात्कालिक आपके मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और फरवरी 2025 को उत्तराखंड विधानसभा में उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जिसके तहत खत्म हुआ था, उसी के तहत संशोधन करके 2025 में एक सशक्त भूकानून लागू कर दिया गया, जो 11 पर्वतीय जिलों पर लागू है, 2 उधम सिंह नगर और हरिद्वार पर लागू नहीं होता है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें 18वीं वन रिपोर्ट जो 2023 में आई थी, अब 19वीं आएगी 2025 के लास्ट तक। तो इस हर 2 साल बाद आनी होती है वन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल में 1% 59.84 था, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% चंपावत जिले में, प्रतिशत के हिसाब से उत्तराखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला चंपावत बन गया, जिसमें 69% वन है। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें आपका कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, देखिए आप इसके संबंध में जो आपके वन नीति है। इस रिपोर्ट को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, क्योंकि वन और पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य में भी होता है ये मंत्रालय, केंद्र में भी। तो केंद्र का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको हर 2 साल में जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, अभी भी मध्य प्रदेश ही बना हुआ है कई सालों से क्षेत्रफल के आधार पर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन मिजोरम में है, नॉर्थ ईस्ट में। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक वन लक्षद्वीप में, केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है, पंडित नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान राज्य में कहाँ स्थापित है? जो आपका पंडित नैनसिंह रावत, जिन्हें हम आपका उत्तराखंड का पहला एक तरीके से जो भूगोलविद है उसे मानते हैं पंडित नैनसिंह रावत को, तो उनके जो आए स्मृति में पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया, वो मुनस्यारी में बनाया गया। यह प्रशिक्षण संस्थान पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और अन्य साहसिक खेलों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिससे क्षेत्र में साहसिक पर्यटन एवं विकास में बढ़ावा हो। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है, निम के बाद। जो आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान यही है। तो इसका सही आंसर बी है, मुनस्यारी। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसी क्षेत्र में आपके जो मीलम रालम क्षेत्र है वहीं पर इनका जन्म हुआ था, इनकी अधिकतर गतिविधियां वहीं से जुड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है? कंडल मेला उत्तरकाशी का है, बौखनाग मेला उत्तरकाशी का है, क्वानू मेला ये चक्राता का है। कहाँ का? चक्राता, आपका देहरादून का। तो और खरसाली मेला भी आपका उत्तरकाशी का है। तो इसमें से केवल 3 सही होगा। क्वानू मेला चक्राता का है, यानी कि जौनसार बाबर का, बाकी सब उत्तरकाशी के हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रथम चरण में राज्य के कितने जिलों में चयन किया गया? पीएम विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, उसमें प्रथम चरण में राज्य के 4 जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका आंसर डी है। इस योजना के बारे में कुछ विशेष है। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई है राज्य में।
प्रथम चरण में जो 4 जिले लिए गए हैं वो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत हैं, कुमाऊं रीजन के, जो जिन्हें हम एक तरीके से काली कुमाऊं भी बोलते हैं इस रीजन के, मतलब काली कुमाऊं से लगते हुए रीजन। काली कुमाऊं में तो चंपावत और पिथौरागढ़ ही आते हैं, कुमाऊं में आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा ये जिले भी हैं। और इसके अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगर तथा हस्तशिल्प श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए उन्हें आधुनिक व बेहतर उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 की आर्थिक सहायता और 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, बाड़ी लोग हैं, लोहार लोग हैं, टमोटा लोग हैं, ओड़ हैं, विभिन्न तरह के आपके सार्की हैं, बढ़ई हैं, जो विभिन्न तरह के आपके हस्तशिल्प में निपुण हैं, परंतु आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता आने और बाजारवाद के कारण, बाजार में अन्य विकल्प आने के कारण इनका जो हस्तशिल्प है वो हाशिए पर चला गया। तो राज्य सरकार चाहती है कि इनके माध्यम से आपके राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा करा जाए और यहाँ पर जो आपका लघु, कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग है उसे मजबूत किया जाए और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देकर के राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ावा दिया जाए। इसी के लिए आपका ये योजना लाई गई है। इसमें जो हस्तशिल्प से जुड़ी हुई परंपरागत जातियां हैं उत्तराखंड की, वो अपने हुनर से अपने रोजगार भी बनाए और साथ ही साथ ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं। आपको पता है, क्योंकि हस्तशिल्प का सारा जो रिप्लेसमेंट है वो प्लास्टिक के रूप में आ गया, जिसने हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को बहुत अधिक हानि पहुंचाई, जबकि इनके सारे प्रोडक्ट, चाहे वो लोहार के घरेलू आइटम हो, खाना बनाने की कढ़ाई वगैरह, वो सब इको फ्रेंडली होते थे। जो टमोटागिरी के फौले, तौली, वो खाने के बनाने, तांबे के बर्तन होते थे खाने बनाने के, वो सब इको फ्रेंडली होते थे। इसके अलावा बाड़ी की जो आपकी डलिया, सूप वगैरह होती थी, वो सब इको फ्रेंडली होती थी, लकड़ी की होती थी, बायोडिग्रेडेबल, जो आपके उनका स्थान प्लास्टिक की डलिया वगैरह ने ले लिया, वो सब आपका यहाँ पर दिक्कत आ गई। तो उन्हीं को प्रमोट करने के लिए ये योजना लाई गई है। राज्य में वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? वैक्सीन जो आपका संस्थान है वो आपका पटवा डांगर में है। पटवा डांगर नैनीताल का ही एक स्थान है जिले का, जहां पर आपका वैक्सीन कारखाना बनाया गया है। अगला कथन कारण है, उत्तराखंड में बकरी और भेड़ पालन की असीम संभावनाएं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इसके लिए आपका गोट वैली प्रोजेक्ट भी सरकार ने शुरू किया है। और भोटिया जनजाति तो हमेशा से ही आपके भेड़ पालन में अग्रणी रही है पूरे हिमालयी प्रदेश में, वो हिमाचल प्रदेश की गद्दी जाति हो, चाहे हमारी उत्तराखंड की आपकी भोटिया जनजाति हो, या नेपाल की नेवार जाति हो, या आपका सिक्किम की लेपचा जाति हो, या आपके भोट प्रदेश यानी कि भूटान और अरुणाचल की भोट जाति हो, सब वो भोटिया ही एक जाति है और वो हमेशा से ही भेड़ पालन में अग्रणी रही है। आर क्या है? उत्तराखंड के उच्च अक्षांशीय घास के मैदान चारे के बहुत बड़े स्रोत है। 6 महीने तो आपके इनके लिए चारे की कोई कमी होती नहीं ऊपर बुग्यालों में, और वो बहुत अच्छे चारागाह बन जाते हैं। तो बकरी पालन संभव है, ये भी है, इसी वजह से ये पॉसिबल है। तो ए सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए सही होगा, इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारी, अगर आपको पूरे 100 नंबर की टेस्ट सीरीज चाहिए कंप्लीट, जो यूकेएसएससी द्वारा कराई जा रही है परीक्षा उनको लेकर के, तो आप हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप, ये हमारा लोगो है, इसमें जाकर के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की टेस्ट सीरीज मात्र 250 रुपए में खरीद सकते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के, 40 क्वेश्चन आपको जीएस, जीके और रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के, ठीक उसी पैटर्न और उसी सिलेबस से मिल जाएंगे जो आपके उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी द्वारा दिया गया है। मात्र 250 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आप हमारे एसएस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। इसमें 20 के 20 टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, आप उनका रिवीजन करके, उनसे क्वेश्चनों को देख करके आप बहुत कुछ, मतलब आप जो जहां पर आपसे गलतियां हो रही थी उनको सुधार सकते हैं। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो उसे देख करके अपने सिलेबस के क्वेश्चन या विस्तार क्षेत्र को पहचान सकते हैं, तो वो बहुत मददगार सिद्ध हो सकती है, ये आप ले सकते हैं। ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन पेपर उसमें पड़े हुए हैं। द प्रोमिसेस पुस्तक किस अभियान पर आधारित है? प्रोमिसेस पुस्तक आपका जो सिल्कियारा सड़क टनल रेस्क्यू था उस पर आधारित है, तो इसका ए सही आंसर होगा, द प्रोमिसेस। ये आपका इस पुस्तक के विषय में तथ्य है। ये पुस्तक ऑस्ट्रेलिया सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड द्वारा रचित है, द प्रोमिसेस, क्योंकि इनकी सहायता ली गई थी इस रेस्क्यू अभियान में। सिल्कियारा सुरंग में भूस्खलन 23 नवंबर 2023 को हुआ था। सिल्कियारा सुरंग की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो ये इससे संबंधित फैक्ट है। अगला, रम्माण उत्सव से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए।
रम्माण उत्सव में जिस नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है उसे मुखौटा नृत्य शैली कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें कीमू यानी कि सहतूत की जो आपकी छाल होती है उससे विभिन्न तरह के मुखौटे तैयार किए जाते हैं। संपूर्ण रम्माण उत्सव में 18 तरह के मुखौटों का प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मोर मुड़ेर नृत्य पहाड़ों पर दैनिक जीवन पर होने वाली समस्याओं पर आधारित है। मोर मुड़ेर आपका इसकी जो विधा है, अलग अलग विधाएं हैं, इसमें आपको पता है कुरु जोगी हास्य पर है ना, वीरों की अलग है, स्थानीय जीवन की अलग है। तो उन विधाओं पर जो नृत्य शैली है उसमें मोर मुड़ेर नृत्य पहाड़ों में दैनिक जीवन पर आधारित है। तो इसमें डी उपरोक्त सभी सही है, इसके सारे के सारे विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा बीटल्स आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए हाल ही में किस राज्य की कंपनी के साथ समझौता हुआ है? बीटल्स आश्रम आपका को रिनोवेट करने का जो आपका ठेका है वो गुजरात की एक कंपनी के साथ हुआ है। तो ये जो आपका बीटल्स आश्रम है वो बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऋषिकेश का। तो इसमें ये जो आपका बीटल्स आश्रम है इसका नाम 84 कुटिया भी है। यह स्थल राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। ऋषिकेश में देहरादून का वो हिस्सा है जहां पर टाइगर रिजर्व है, उसी के बीच में है। 1960 में जब महर्षि योगी यहाँ आए थे तो इस स्थल में बहुत प्रभावित हुए और उत्तर प्रदेश सरकार से इसे 40 वर्षों के लिए लीज पर लिया और इसकी स्थापना 1961 में की। ठीक है, 40 वर्षों में ये 84 छोटी छोटी कुटियाएं बनाई थी जिनमें आपका योग प्राणायाम जैसी आध्यात्मिक क्रियाएं की जा सकती थी, इसीलिए इसका नाम 84 कुटिया पड़ा। अब ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो कि आप देख रहे हो, तो इसको रिनोवेट करने का जो ठेका है वो गुजरात की एक कंपनी को दिया गया है। अगला, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है। कथन 1 है। और राज्य सरकार ने 2022 में इस योजना को पलायन रोकने के लिए आरंभ किया था। हिम प्रहरी योजना जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें उत्तराखंड के सीमांत जो क्षेत्र हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के, उनमें बसा करके उन क्षेत्र में आपकी मानवीय गतिविधियां बढ़ाने को लेकर के हैं ताकि वहां से अंदर को होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके और उन क्षेत्रों का आपका विकास करके वहां से पलायन को रोकने के लिए रोजगार और पलायन के दृष्टिकोण से ये योजना लाई गई है ताकि उस क्षेत्र में सामरिक जो स्थिति है भारत की मजबूत बनी रहे। तो ए भी सही है और आर भी सही है और ये योजना पर्यटन से जुड़ी है लेकिन पलायन को रोकने के लिए भी है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही होगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह योजना पूर्व सैनिक और युवाओं से संबंधित है। इसमें पूर्व सैनिक को लिया जाना है, सीमांत क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकना है इसका। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपद में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम डेवलप करने के लिए चयन किया है, एक एक गांव का हर जिले में। तो ये उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना संस्कृत भाषा के विकास और यहाँ की स्थानीय संस्कृति और प्राचीन जो पौराणिक संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए की गई थी और वर्तमान में इसका नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम कर दिया गया है। हरिद्वार में स्थापित है, ये आपको पता है। तो ये आपका संस्कृत संस्थानम हो गया। तुंगनाथ मंदिर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की अधिसूचना 27 मई 2023 को जारी की गई थी। ठीक है, पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में इसे जाना जाता है। द्वितीय केदार नहीं है, द्वितीय केदार मदमहेश्वर है पंच केदारों में, यह आपका द्वितीय नहीं है। 6 मई 2023 को तुंगनाथ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। घोषणा ये हुई और इसका जो अधिसूचना जारी हुई लिखित वो आपके 27 मई को हुई। तो ये जो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो 1 और 3 होगा, 2 नहीं होगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके पैटर्न पर आधारित है। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अधिक से अधिक हमारे वीडियो हैं जो उसके लिंक को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर व्यक्ति जो आपका उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है उसे क्वालिटी मटेरियल उपलब्ध हो सके और उसे पढ़ने की समझ पैदा हो सके हमारे प्रैक्टिस सेट करके। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारे ऐप SS स्टडी ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उसमें चल रहे कोर्सेज का लाभ भी उठा सकते हैं। धन्यवाद।